अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, यह वक्त हुआ है प्राइम डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का एक देश एक कानून, जरूरत या सियासत। जी हां, पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए भोपाल के बयान से अब सियासी माहौल गर्मा गया। पीएम ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम ने कहा यूसीसी पर भ्रम फैलाया जा रहा है, इसे बीजेपी दूर करेगी। मोदी ने यह भी कहा हमारा संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। मोदी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस समेत कई दलों ने आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि यह देश की विविधता पर प्रहार है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं छोटी सी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेज हुई बहस। पीएम की दो टूक, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कांग्रेस ने कहा विविधता पर प्रहार। कि हिंदुस्तान को अपनी विविधताओं का जश्न मनाना चाहिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ के अंदर यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ कोड लगाना चाहते हैं, जो इस देश की डाइवर्सिटी पे एक प्रहार है। बीजेपी ने वर्तमान परिस्थितियों में यूसीसी को बताया जरूरी। देश के अंदर समान नागरिक संहिता कानून बनना चाहिए और ये संहिता लागू होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण भी किया जा सके और सबके लिए समान कानून हो। यूसीसी की बारी या चुनाव की तैयारी। एक देश एक कानून, जरूरत या सियासत। तो वाकई में क्या एक देश एक कानून अब जरूरत है या इसको सियासी रूप से देखा जाना चाहिए, चुनावी चश्मे से देखा जाना चाहिए? आज इसी पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी का परिचय आपसे करा देता हूं। अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं। स्वर्णिम जी आपका स्वागत। सैयद साहिब आलम साहब अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के, आपका भी सैयद साहब बहुत बहुत स्वागत। और ए के जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत ए के जैन साहब मैं आप ही से करूंगा। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का यह प्रयास करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बात कही गई है, उसमें उन्होंने अपनी बातों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमंदा मुसलमानों का शोषण किया, लेकिन उनकी चर्चा कभी नहीं हुई। मैं राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन कानूनी और संवैधानिक पहलू पर आपसे समझना चाहूंगा हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए कि संविधान क्या कहता है, उसका मायने क्या है आम भाषा में, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कब कब किस वजह से अपनी टिप्पणी दी है कॉमन सिविल कोड को लेकर। ए के जैन साहब। देखिए, समान आचार संहिता या कॉमन सिविल कोड मुख्य रूप से, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी ज़्यादातर कानून जाति, धर्म और अन्य चीज़ों से ऊपर उठ के हैं, जैसे दंड संहिता के कानून हैं या व्यवहार प्रक्रिया संहिता के कानून हैं अथवा संविदा के कानून हैं और ज़्यादातर कानून हैं। जब हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो विवाद सिर्फ विवाह, जिसमें तलाक भी शामिल है, भरण पोषण और उत्तराधिकार के अधिकारों को लेकर रह जाता है, जो कि धर्मों के हिसाब से अलग अलग तरीके से गाइड होते हैं। हिंदू कोड बिल 1956 में लाया गया था। उस संहिता का उस समय बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें सभी हिंदुओं के लिए पॉलीगेमी ख़त्म की गई थी, एक और साथ में महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, उसको लाया गया था, उसका भी विरोध हुआ था। परंतु और उस समय भी आदिवासियों को
या जनजातियों को हिंदू कोड बिल से बाहर रखा गया था, आज तक वो बाहर है। संविधान में ये परिकल्पना की गई थी क्योंकि नीति निर्देशक तत्व उस समय स्थिति नहीं थी और नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे कि भविष्य में हम किस तरीके का भारत बनाएं, जिसमें से एक नीति निर्देशक तत्व यह भी है कि भारत में समान कॉमन सिविल कोड को लागू करने का प्रयास किया जाए, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर है और बच्चों की एजुकेशन को लेकर कहीं, और धीरे धीरे कई मामलों में आगे बढ़ा है। आज़ादी से पहले भी कॉमन सिविल कोड की बात चली थी और गोवा में पुर्तगीज सिविल कोड लागू होता है, जहां पर धर्मों के हिसाब से भेदभाव नहीं होता बल्कि हर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना करता है, प्रॉपर्टी पे पति पत्नी के बराबर के अधिकार होते हैं, बच्चों के अधिकार होते हैं। इस तरह से सिर्फ एक गोवा एक राज्य है जहां पर हम कह सकते हैं कि कुछ महीनों तक सिर्फ विवाह पद्धति के अलावा कॉमन सिविल कोड लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में, शाहबानो का जो ऐतिहासिक फैसला था 80s में जो फैसला हुआ था, उस समय शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भरण पोषण के मामलों में अलग अलग धर्मों में महिलाओं के साथ जो भेदभाव है इसको समाप्त करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने भी ये कहा था कि देश में समय आ गया है कि हम धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएं, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा था कि ये समय है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। परंतु यूनिफॉर्म, और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात है कि जिन लोगों ने ये हिंदू कोड बिल का विरोध किया था जी, आज वो निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करना अच्छी बात है क्योंकि ये समय के साथ विकास हुआ है जी। तो निश्चित रूप से, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो इसको लेकर विवाद हो सकता है। और जहां तक राजनीति की बात है तो हिंदुस्तान में तो युद्ध पर भी राजनीति होती है और सूखे पर भी राजनीति होती है, वो अलग बात है। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान और कोर्ट स्पष्ट है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म। सैयद साहिब आलम साहब अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के, मुझे ये बताएं, हमारे देश के सभी 140 करोड़ वासियों पर देश का संविधान लागू होता है, हाँ या ना? बेशक। सुप्रीम कोर्ट मान्य है हमें? यकीनन लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट हम सब पर मान्य है? बेशक मान्य है। मुझे अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर समस्या और दिक्कत आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या है, जब इस देश के संविधान में यह कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इसको केंद्र सरकार लेकर आए। और एक चीज और जोड़ दूं, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। दुनिया की अगर बात करें तो फ्रांस, अमेरिका, इटली, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, लिस्ट बहुत लंबी है, एक नाम और जोड़ दूं, पाकिस्तान, इन सभी देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। आप लोगों को क्यों बेचैनी और परेशानी है? नहीं, हमें कोई बेचैनी और परेशानी नहीं है, तैयार है। जहां तक लागू करने की बात है, बिल्कुल सुनिए, पहले जवाब मेरा सुन लीजिए। जहां तक अधिकार देने की बात है तो एक लफ्ज उसके अंदर कॉमन था, वो शायद आप भूल गए हैं बताना। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रही है सभा, उसमें पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि देश में पसमानदा मुसलमानों को अस्वीकार किया गया, राजनीतिक रूप से उनका जो है शोषण किया गया। तो मैं स्वागत करता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि अब देश में एक कॉमन सिविल कोड के थ्रू पसमानदा मुसलमानों को भी उन्हीं फहरिस्तों में रखा जाएगा जहां एक आम नागरिक है उसको भी वो सुविधाएं दी जाएंगी, तो मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं वजीर आजम से कहना चाहता हूं कि अभी इस 10-12 दिन के अंदर आपके महाराष्ट्र में जहां बीजेपी और शिंदे की हुकूमत है, वहां लुकमान अंसारी और अफवान अंसारी की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी पसमानदा मुसलमान थे, अखलाक से लेके, पहलू से लेके, ये जो बिल्किस बानो थी ये भी पसमानदा मुसलमान है। आप पसमानदा मुसलमानों की बात करिए, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को हक दीजिए। एमपी में पार्लियामेंट का हक दीजिए, विधानसभा में मंत्री बनाने का हक दीजिए। आप अभी जब आप देखते हैं कि अभी जो जब से ये 9 साल के अंदर हुकूमत आई है, तो आप आदिवासी महिला के लिए उत्थान की बात करते हैं कि हम राष्ट्रपति बनाएंगे, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी मुसलमान पसमानदा को आप आगे कीजिए, तब हम मानेंगे। जो आप कह रहे हैं आप अमल भी वही कर रहे हैं। इसी बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने जिस वर्ग की, जिस धर्म की आप बात करें, राष्ट्रपति बनाया था, आपने इससे पहले की सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, बीजेपी से इधर ये सवाल पहले भी पूछे क्या? मेरा मुतालबा सिर्फ वजीर आपने क्या ये सवाल पूछा कि सेक्टर कमेटी की सिफारिश जो है इसको लागू क्यों नहीं किया गया? तो पूर्ण रूप से शराबबंदी का भी जिक्र है, लेकिन 6:30 बजे बाद जब लोग पी के टुन हो जाते हैं तो प्रिंसिपल डायरेक्टिव भूल जाते हैं।
हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने का राइट्स है या नहीं है? आप बता दीजिए मुझे। इसी के साथ साथ गोवा को जो आपने जिक्र किया, वहां हिंदू फैमिली को अगर कोई मेल यानी कि लड़का नहीं होता है तो दूसरी शादी का अधिकार है। मिजोरम और नागालैंड को कैसे आप गोवा में नहीं, गोवा में स्टेट सिविल कोड लागू है, वो हर धर्म पर लागू है, वो उसमें हिंदू और मुसलमान या फिर ईसाई पर कोई फर्क नहीं है, सभी धर्मों पर लागू है। वो करिए, कानून के साथ में अधिकारों की बात करिए। क्या देश में जो 5% अधिपूंजीपति हैं, क्या 55% लोग जो अधिकार मिलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो सबको मिलेंगे, और जो अधिकार कटेंगे, जो अधिकार नहीं मिलेंगे वो किसी को भी नहीं मिलेंगे, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। गया था, जैसा अभी सर ने बताया। ड्राफ्ट आने तो दीजिए ना, आप जो उसका ड्राफ्ट आएगा तभी तो फिर आप कुछ बात करेंगे। आप कम से कम एक सीढ़ी ऊपर तो चढ़ने दीजिए। आप तो पहले से ही मीन मेट निकालने में और एक इस शंका में घिरे हुए कि पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या बवाल आ जाएगा। स्वागत है, लेकिन अधिकार बताइए, अधिकार बताइए कि क्या अधिकार होंगे पसमानदा मुसलमानों को? क्या बराबर आपको अधिकार जाने का ज्यादा दुख है या फिर अधिकार ना मिलने की चिंता सता रही है? बिल्कुल सर, अधिकार दीजिए ना, हम स्वागत करते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी यह बताएं कि बीजेपी ने 1989 में भी जिक्र किया था कि हम कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। उसके बाद 2019 के भी मैनिफेस्टो में इन्होंने इस मुद्दे को रखा था। तो फिर अगर इस पर बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो फिर कांग्रेस को इसमें कुछ बुरी चीज क्या नजर आ रही है, गलत क्या दिख रहा है? देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। आप बताइए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब भी यह था कि किसी तरह से जब माहौल बने और परिस्थितियां हों तो कॉमन सिविल कोड लागू किया जा सके, अगर उससे हमारे देश का फैब्रिक डाइवर्सिटी, अगर उससे उसमें कोई नुकसान नहीं होता तो। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, हर चीज़ में राजनीति है। प्रधान टाइमिंग में क्या दिक्कत? भाषण दे रहे थे, मैंने भी सुना। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये तो जो विधि लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन आपने बनाया, आपने कहा कि आज वो सुझाव ले ले, लेकिन इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले भी लॉ कमीशन बनाया था, 21वां लॉ कमीशन था। और नरेंद्र मोदी सरकार की उस समय की जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जो इन्होंने देश को कहा, इसके संदर्भ में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में, मैं वो जरा आपको 2 लाइन पढ़ के बता देता हूं। उस वक्त ये कहा गया केंद्र सरकार द्वारा, कब की बात कर रहे हैं आप, कौन से साल की? लिए इस सन 2018, आप कहेंगे तो मैं डेट भी बता देता हूं, 31 अगस्त 2018 का ये है। हाँ, पढ़ के बताइए। इसमें ये प्रेस नोट जारी किया गया। इसलिए इस आयोग ने भेदभावपूर्ण कानूनों को संबोधित किया है बजाय समान नागरिक संहिता के, जो कि न तो इस स्टेज पर न तो जरूरी है न ही वांछित है। अधिकांश देश अब अनेकताओं की मान्यता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। ये मोदी सरकार की जो उस वक्त के विचार थे 2018 के, यही इसी टर्म के। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जाकर के जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी केवल आपने वहां पे मुसलमान और ये शब्द लिया, क्यों लिया आपने? ये किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए शब्द लिया कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये साफ तौर पर कहा गया कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भ्रम फैलाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, क्योंकि यूसीसी पर बात अभी तक केवल प्रधानमंत्री जी ने की है। भ्रम तो तब फैलाता जब इस पर चर्चा हो। सबसे बड़ी बात यह चर्चा इस पर, ठीक है, तो कहा है ना लॉ कमीशन को, जो लॉ कमीशन को जिम्मेदारी दी है ना कि भाई आप लेकर एक मसौदा तैयार कीजिए। तो किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि हमारे हिंदू धर्म में जो विरासत का कानून है, दया भाग हो चाहे मिताक्षरा हो, उसको कैसे बदल दें, क्या उसके लिए सहमत हैं? क्या हमारे यहाँ पे जनजातीय हैं जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के राजस्थान तक है, क्या उनको जो अधिकार मिले हुए हैं अदर देन हिंदू को, स्वर्णिम जी, वो अपने स्वर्णिम जी काम करते हैं, क्या उनको बदलने की? ये बताएं कि एक घर में, सबसे बड़ी बात, एक घर में, एक परिवार में अगर 2 परिस्थितियां लागू होंगी तो कैसे चल पाएगा घर? वो हमारे हिंदुस्तान में न एक तरह की संस्कृति है, न एक तरह की नियमावली है। और देखिए, जिसने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है उसको पता है, कानून बने हैं जो हमारी परंपराएं रही, उन परंपराओं को जो बढ़ते आगे। और टाइमिंग को लेकर क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि ये टाइमिंग जरा ठीक नहीं लग रही, इसमें टाइमिंग में क्या खोट नजर आ रहा है आपको? चुनाव से पहले आज आकर के आप चुनाव से पहले तो बीजेपी ये कहती है कि महंगाई राहत शिविर कैंप आप लगा रहे हैं, 4.5 साल तक कुछ नहीं किया।
ये बीजेपी कह रही है। चलिए मैं तो ये कहता हूं कि बताएं तो सही ना, क्या यहाँ पे जो हमारा सिख भाई है वो कृपाण रखना और मेरे लिए कृपाण रखना क्या बराबर होगा? क्या यहाँ पे ये जनजातीय जो हमारे क्षेत्र हैं जिसके लिए आप विरासत का कानून बनाएंगे? स्वर्णिम जी अभी आ गया क्या इसका ड्राफ्ट आ गया क्या? अभी ड्राफ्ट आ गया क्या? विरासत में महिला ड्राफ्ट आ गया क्या? सुझाव सुझाव मांगे जाएंगे, सुझाव सबसे मांगे जाएंगे। जी अशोक सिंह शेखावत साहब ये बताएं कि भाई टाइमिंग ठीक नहीं है तो प्रधानमंत्री चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री जब विपक्षी एक साथ जुट रहे हैं पटना में, एक स्वर्णिम प्लीज स्वर्णिम जी, विपक्षी एकता दिखाई दे रही है, पहले पटना में फिर शिमला में भी तय हो गया कि सब मिल बैठकर बात करेंगे। अब इन विपक्षी एकता के मद्देनजर चुनावों को देखते हुए ये टाइमिंग क्यों चुनी गई इस यूसीसी को लेकर नई बहस छेड़ने की? मैं यही जवाब दे रहा हूं रविंद्र जी, मैं यही अशोक जी से सवाल कर रहा हूं ना मैं, अशोक सिंह शेखावत जी, अशोक सिंह शेखावत जी आपसे सवाल है। देखो रविंद्र जी, ये तो बात तो निकल के आई है कि ये जो यूसीसी जो आ रहा है, जैन साहब ने भी यही बात कही है और उसके अलावा आपके जो स्कॉलर साहब बैठे हैं उन्होंने ये बात कही है कि यूसीसी एक्ट आना चाहिए। एक तो क्लियर है, कांग्रेस ओनली कर रही है कि टाइमिंग की बात कर रही है। टाइमिंग की मैं कह रहा कि आपने खुद ने कहा ओपनिंग में ये बता दिया कि लॉ जो कमीशन है उन्होंने सुझाव मांगे, धार्मिक संगठनों से मांगे, व्यक्ति से भी न मांगे, आप ईमेल से भेजे या आपको दिया गया व्यक्तिगत रूप से भी बुलाएंगे आपको, वो एक चर्चा होगी कि किस प्रकार से ये सिविल कोड लेके आया जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को हड़बड़ाहट है, हर चीज की हड़बड़ाहट है। आर्टिकल 370 हटाया जाता है तो डराया जाता है लोगों को कि साहब आपके लिए खिलाफ आएगा, आग लग जाएगी। बताओ आग लगी क्या? राम मंदिर बनता है तब भी भ्रम किया जाता है, किस लिए? मतलब नहीं है। फिर भी कांग्रेस का मुझे लगता है कि हर चीज को टाइमिंग की सेट करते हैं, हर चीज चुनाव में करते हैं। और पहले इन्होंने कहा कि जो 21वां नहीं तो शेखावत जी का टाइमिंग का चुनाव के देखकर नहीं रखी है। अभी चार राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव भी होने। क्या आपको नहीं लगता है टाइमिंग को देखकर नहीं रखी है? एक इसी का मैं उत्तर दे दूं, मैं कह रहा हूं कि परामर्श जो विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 2018 की बात करें, उन्होंने एक परामर्श पत्र जारी किया था। किस लिए जारी किया था? परिवार जो फैमिली जो मेंबर है उसके लिए कोई नियम बनाए जाए। फैमिली मतलब कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सबके लिए समान मनाना है। जिस प्रकार से वकील साहब ने बताया, जैन साहब ने बताया, विवाह हो, आपके तलाक से संबंधित हो, डाइवोर्स से संबंधित हो, गोद से संबंधित हो, आपका सक्सेशन संबंधित हो, सबका अलग अलग है। क्यों एक यूनिवर्सल हो जाए तो उसमें मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। जैन साहब मुझे ये बताइए, जैन साहब ये बताइए कि ऐसे आखिर वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो मतभेद वाले बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? हालांकि सभी धर्मों से ये आमंत्रित किए गए हैं सुझाव या किस तरीके से ये ड्राफ्ट में बातें शामिल की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है 2-3 बिंदु वो कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम सभी धर्मों की बात कर लें हमारे देश में जो इस वक्त है? देखिए, सबसे पहला बिंदु तो जो हो सकता है वो बहुविवाह। हिंदू धर्म में ही बहुविवाह प्रचलित था पहले, और बड़े बड़े स्वामी करपात्री से लेके, और मैं तो कहूँगा कि बड़े हिंदू महासभा और बड़े हिंदूवादी संगठनों ने बहुविवाह पर जब रोक लगाई गई थी तो उसका नेहरू का विरोध किया था। दूसरा बिंदु हो सकता है सक्सेशन के मामले में मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, हिंदू विधि बिल्कुल अलग अलग है। जहाँ पर हिंदू विधि में जैसे वसीयत का प्रावधान है, मुस्लिम लॉ में 1/3 से ज़्यादा वसीयत का प्रावधान नहीं है। मुस्लिम लॉ में ओरल गिफ्ट परमिसिबल है, हिंदू लॉ में ओरल गिफ्ट परमिसिबल नहीं है। लड़कियों के अधिकार के बारे में मुस्लिम लॉ अब जो और इसके अलावा कौन सा बिंदु? और इसके अलावा जो स्पेशली क्योंकि डाइवोर्स के इशू हैं, उस इशू पर डाइवोर्स में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और यहाँ तक कि क्रिश्चियंस लॉ जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उनके भी प्रावधानों में अत्यधिक फर्क है। विवाह के बारे में, विवाह की डिग्रीज के बारे में कि विवाह किन किन लोगों के मध्य हो सकता है, इस विषय में भी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ। सैयद साहिब आलम साहब में भी ये बताइए कि तो 3-4 बिंदुओं का उल्लेख यहां पर किया है जैन साहब ने। अगर एक कंसेंसस बनता है, अगर सबको लगता है कि किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा है, सब कुछ सभी के लिए, हर धर्म के लिए एक समान होगा और वो सबके हित में होगा, देश के हित में होगा, तो फिर समस्या नहीं होनी चाहिए। सर इसमें एक बात है, वो बात यह है कि मैं समझता हूं कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा था कि रायशुमारी, यानी कि अभी मशवरतन लॉ कमीशन को हम दे रहे हैं, वहां से सुझाव लिए जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मस्जिदों में भी बाकायदा वो जो पर्चियां हैं, जो लिंक आए हैं, उसके जरिए लोग बिल्कुल ठीक है, दीजिए मशवरा।
अभी हम भी यही बात कर रहे हैं। हाँ। हम भी यही बात कर रहे हैं कि क्या उसमें राइट्स दिए जाएंगे, क्या हमसे दिया जाएगा और क्या छीना आप जाएगा। दीजिए मशवरा, बिल्कुल तो अच्छी अभी बात इसमें है। और मंथन स्वर्णिम जी चल रहा है। देखिए, आज हाँ। प्रधानमंत्री हाँ, जी ने ये नहीं बिल्कुल, कहा कि यूसीसी मशवरा हम चल ला रहा है। रहे हैं या हाँ। कब तक लेकर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भ्रम को दूर किया जाएगा। लेकिन सर इसमें जो बात मैं स्वर्णिम कहना जी, चाह रहा हूं, स्वर्णिम जी। अब प्लीज मैं उसे क्लियर कर दूं, सर। मैं कहता हूं कि हमारे मुस्लिम समुदाय में ये बात जब से आई है तो हमारा जो एक मुतालबा है एज ए मुस्लिम, एज ए जनता, मैं भी प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं कि सर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जल्दी कर रहे हैं या लाने वाले हैं या लाएंगे, वो आपका हो सकता है कि सियासी मसला हो। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस देश में सच्चर समिति की सिफारिशों को जो लागू करने की बात कही गई थी कांग्रेस के टाइम पे, आप उसे लागू कर दीजिए। इस देश का मुसलमान जो है वो आपका मुती हो जाएगा। ठीक है। आप अगला जवाब ये बताइए, स्वर्णिम जी बताइए। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने हाँ, मैं आपको ये बता ये नहीं रहा हूं। बोला देखिए कि भाई हम लाने जा रहे हैं तुरंत। ये कहा है कि दुविधा और जो भी भ्रम है उसको दूर करेंगे। समिति की सिफारिशों को लागू कर दीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान आपका मुती हो जाएगा। जल्दी आप से रिजर्वेशन को सर, करके नहीं स्वर्णिम बात जी, करते, स्वर्णिम जी, मेरे आपने पास वक्त नहीं है। कर्नाटक में स्वर्णिम बात जी, कही जल्दी थी कि से। मुसलमानों से रिजर्वेशन ना लिया जाए, तो आप स्वर्णिम जी, अरे सर एक मिनट, जी, रविंद्र जी। आलम साहब, मैं आलम आपको साहब बताता एक हूं। मिनट देखिए, सुन लिया आपको। आपने अभी एक बात कही यहाँ पे, रविंद्र जी, अभी आपने बात कही कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक घर में अलग अलग, एक घर मतलब हिंदुस्तान की वो बात करते हैं। तो ठीक, आज ठीक। से कुछ समय पहले उन्होंने ये क्यों कहा, जी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, अधिकांश देश अब अनेकताओं की मान्यता की ओर बढ़ रहे हैं। जी। इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं है, जी। बल्कि यह एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। ये भी विचार केंद्र सरकार के ही है, मोदी सरकार के ही है। नहीं, सबसे बड़ी शेखावत बात जी, यह है शेखावत कि जी, जब आप देखिए ये यूसीसी बात लाते उठ रही है हैं कि तो- सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू कर देंगे तो मुरीद हो जाएंगे। अगर यूसीसी आ जाता है तो फिर सच्चर कमेटी की सिफारिशों का कोई मतलब रह जाता है क्या फिर? मैं कहता हूं यदि आप 9 साल के अंदर कार्यकाल मोदी जी का देखेंगे, कोई भी योजना है, क्या वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मुसलमान समुदाय के लिए वो योजना नहीं, वो सीधे वो तौर योजना पर आती जो है। पिन पॉइंट पूछा है उसका जवाब दीजिए। मैं पिक पॉइंट में कह रहा हूं कि यदि उन्होंने कहा कि उस समुदाय के लिए, तो आज कांग्रेस देखना चाहिए उस बहरहाल समुदाय के बिल्कुल लिए बिल्कुल पिछड़ापन बिल्कुल किस कारण बहुत से बहुत था? धन्यवाद मैं करना उसको चाहूंगा आपने साहब, आप दूर लोगों का नहीं मेरे पास आज किया। वक्त इतना ही आपको था। दूर करना चाहिए था। शेखावत जी, चतुर्वेदी जी और साथ साथ आलम साहब और जैन साहब, आप सभी का शुक्रिया। और जो आज का सवाल हमने जनता के लिए ओपन किया था प्राइम डिबेट का, वो था एक देश एक कानून यानी यूसीसी क्या देश के हित में है। 80% लोगों ने हां में जवाब दिया, ना में 20% यहां पर लोगों का कहना है। और जाहिर सी बात है, ये पूरा ख्याल सरकार को रखना चाहिए और रखना होगा कि किसी भी धर्म को, किसी भी तबके को ऐसा ना लगे कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही।